अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर लेक्चर सेशन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ वो है डेमेंशिया। व्हाट इज़ डेमेंशिया, डेमेंशिया क्या है, इसकी सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट, इसके रिस्क फैक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग आज हम पढ़ेंगे। आज उसके ऊपर हम एक थोड़ी सी शॉर्टली बात करेंगे उसके ऊपर। नाम है, क्योंकि मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं किसी भी टॉपिक को डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, तो मैं उसे बड़ा शॉर्टली और थोड़ा सा कंट्रोल में रह के, कि अगर कोई जिन्हें थोड़ी सी परेशानी आती है कि वो डीपली नहीं जाना चाहते, तो वो शॉर्ट शॉर्ट भी मेरे इस लेक्चर से, मेरे चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो अपना शॉर्टली कर सकते हैं प्रिपेयर। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में, लेक्चर्स में जो पेपर पैटर्न के हवाले से भी टॉपिक्स होते हैं उसको भी डिस्कस करूँगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशिया की डेफिनेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डायमेंशिया इज़ अ टर्म ऑफ सेवरल डिजीज़ दैट अफेक्ट मेमोरी, थिंकिंग और एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, डेमेंशिया जो है ये एक सेवरल डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारी जो मेमोरी है, हमारी सोच है और हमारा जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने का सलाहियत होती है वो खोती जाती है। और उस ये जो बीमारी है ये टाइम के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वर्स होती जाती है। इसके अंदर ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ ओल्डर पीपल जो हैं, जो ओवर एज हो जाते हैं, वही इसका शिकार होते हैं, बल्कि कुछ यंग एज में भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आगे चलते हैं, तो अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायमेंशिया। तो डायमेंशिया के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें इसकी रिस्क को डेवलप करती हैं, बढ़ाती हैं, उसके अंदर आपकी एज है। अब जो ज़्यादा कॉमन एज है वो 65 है या उससे भी ज़्यादा बुढ़ापा है। हाई ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटीज़ है, इसमें आपका ओबेसिटी है, ओवरवेट है। आप अगर ओवरवेट हैं तो ये भी कॉज हो, रिस्क फैक्टर है। कॉज नहीं कह सकते सर, रिस्क फैक्टर है कि खदशात हैं कि डायमेंशिया जिनको ये चीज़ें हैं या जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं वो। इसकी फिर स्मोकिंग है। कुछ लोग आजकल ये बहुत है कि लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें इससे सुकून मिलता है, हमारी जो सोचें हैं, हाँ, ये जो धुआं है इसका हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है, हमारी सोचों से राहत हो जाती है। दरअसल वो आपके ब्रेन को, वो आपके लंग्स को, वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो आपकी स्मोकिंग है। सो स्मोकिंग पे भी कंट्रोल रखें तो ये रिस्क फैक्टर कम करता है डेमेंशिया के। उसके बाद अगर कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहलिक है, ज़्यादा शराब पीता है, या फिज़िकली इनएक्टिव है, सोशली आइसोलेटेड है या डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा डेमेंशिया का। अब डेमेंशिया एक सिंड्रोम है जो कि सेवरल डिजीज़ का बाइस बनता है, ठीक है, या सेवरल डिजीज़ के वजह से ये कॉज होता है। लेकिन ये जो होता है टाइम के साथ साथ ये आपके जो नर्व सेल्स हैं, यानी कि ब्रेन है जो आपके, अब ब्रेन के साथ जो आपके नर्व सेल्स हैं ये उसे डैमेज करता है। ठीक है, और ये जो बेसिकली है ये आपका कॉग्निटिव फंक्शन होता है, इसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये आपकी डिटोरियोरेशन को भी ख़त्म करता है, जिससे आप फोकस करते हैं, आपकी एक एबिलिटी, आप एक चीज़ देखते हैं उसे प्रोसेस करते हैं कि ये ऐसे ऐसे हमने अपना दिन का आगाज़ करना है, ऐसे ऐसे हमने अपना ये काम सर अंजाम देना है। वो आपकी इस जो सलाहियत है इसे भी वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और बहुत से यूजुअल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि बायोलॉजिकल एजेनिंग होते हैं, वो भी इसके पीछे होते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होंगे। उसके बाद हम अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो अर्ली साइन जो हैं इसके सिम्टम्स के, वो आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो अभी फॉर एग्जांपल जो डायमेंशिया का पेशेंट है, उसने अगर 10 मिनट पहले खाना खाया होगा तो वो भी भूल जाए। रिसेंट आप कर लें, रिसेंट आप कितना करेंगे, एक दिन छोड़ लेंगे, आप ज़्यादा रिसेंट घंटा 2 घंटा की पहले की एक्टिविटी अगर आप उससे पूछेंगे तो डायमेंशिया का पेशेंट कहेगा कि जी कि मुझे नहीं याद, या थोड़ा याद है, या ये नहीं याद, ये खाया था शायद नहीं खाया था, इस तरह की चीज़ें। फिर आप वो मिसप्लेसिंग थिंग्स हो जाती हैं, भूलना, चीज़ों को खो देना, शायद उसके सामने पड़ी हो लेकिन उसे याद ना हो। उसके बाद
वॉकिंग, ड्राइविंग, हर चीज़ भूल जाता है बंदा। ड्राइविंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान शायद मैंने सीट बेल्ट, अब वो अक्सर औक़ात ये मिसाल आप ले सकते हैं, उसने सीट बेल्ट लगाया है, लेकिन अब वो ये डिमेंशिया की वजह से वो इस सोच में है कि मैंने सीट बेल्ट शायद लगाया नहीं। शायद मैं वॉक पे होगा, मैंने अपने लेसिस बाँधे थे या नहीं। इस तरह की कोई भी आप ले सकते हैं मिसाल। उसके बाद कन्फ्यूज़ रहता है बंदा। उसके बाद जो टाइम का ट्रैक है, टाइम का मतलब टाइम की पंक्चुअलिटी जो है आपकी, पाबंदी वक़्त की, वो भूल जाती है। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कोई फ़ैसला करना किसी चीज़ के बारे में या कोई भी अपने लिए फ़ैसला करना, मुझ दुश्वारी पेश आती है उसमें। उसके बाद फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फ़ेस करता है, जिसके अंदर उसे बोलने में, अपने अल्फ़ाज़ का चुनाव करने में, अपनी बातचीत के लिए बहुत मुश्किल होती है। वो अपना कन्फ्यूज़ रहता है। अक्सर वो जगहें ऐसी होती हैं जहाँ वो बंदा कन्फ्यूज़ ही रहता है। उसे बाद में अपने बहुत से अक्सरियत जो उसके टास्क हैं, डेली के टास्क्स हैं, वो करने में भी दुश्वारी पेश आएगी। फिर वो अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उन्हें देखने में उसे बहुत ज़्यादा फासला महसूस होगा। वो बहुत ज़्यादा मिसजजिंग करेगा। दूर से ख़ासकर जो चीज़ उसे नज़र आ रही है, वो उसे देखने में उसे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। फिर कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं इसके अंदर, उसके बिहेवियर में, उसके मूड में। जैसे कि वो कभी घबराहट का शिकार हो जाएगा, कभी वो उदास होगा, कभी अचानक गुस्से में हो जाएगा। पर वो मेमोरी लॉस उसकी हो जाएगी। अब ये सब कुछ उसका मेमोरी लॉस की वजह से होता है कि वो एंग्ज़ियस भी होता है, सैड भी है, एंग्री भी है, कभी हैप्पी भी हो जाएगा। लेकिन हैप्पी इस चक्कर में बंदा कम ही होता है। फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। उसका एक बिहेवियर एक अजीब किस्म का रहता है। वो जो उसके विथड्रॉल फ्रॉम वर्क है या सोशल एक्टिविटी, उसके जो जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी या जो भी इस तरह काम होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है? वो वहाँ से भागेगा और दूसरों के इमोशंस के साथ वो, आप अगर एक बंदा उसके सामने रो रहा है या उसे अपना दुखड़ा सुना रहा है या उसे अपना पेश कर रहा है कि यार देखो मैं ऐसे हूँ, मैं ये हो गया, वो हो गया। वो बिल्कुल भी होगा, उसे कह लें आप, उसके अंदर वो ख़त्म हो गई होगी हिस्स कि वो आपको दे, वो सिर्फ़ आपको एक ही रिएक्शन देगा। या मैं थोड़ा टॉपिक हट के बात करूँ तो पीरे कामिल में सलाह सिकंदर जिस तरह बेरुखी से या बेसाख्ता जवाब दे देता था, यहाँ पे वो इंसान ऐसा होगा कि वो इमोशंस की ज़रा कदर नहीं करेगा। वो बिल्कुल बेहिसी के साथ बिल्कुल ही इंटरेस्ट शो नहीं करेगा उस काम में। फिर अब जो डिमेंशिया की कॉमन फॉर्म्स हैं, हम उस पे बात कर लेते हैं। अब जो डिमेंशिया, ये बहुत ज़्यादा डिसीज़ेज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? इसमें इंजरी होती है, कुछ डायरेक्टली होती हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आरटीए हो गया, रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, कोई इस तरह का काम हो गया जो डायरेक्ट हिट करता है आपके ब्रेन को, या कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली भी डैमेज करती हैं, तो उसकी वजह से डिमेंशिया कॉज़ होता है। और मैं आपको अगर बताता चलूँ, तो जो अल्ज़ाइमर है, जो अल्ज़ाइमर है, ये 60 टू 70% केसेस में कॉमन होता है, जो डिमेंशिया कॉज़ करती हैं। तो यहाँ पे आप अल्ज़ाइमर को डिमेंशिया की एक कॉज़ कह सकते हैं, सिम्पटम भी कह सकते हैं कि अल्ज़ाइमर ज अगर डिमेंशिया केसेस में अल्ज़ाइमर 60 टू 70% इन्वॉल्व है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि अल्ज़ाइमर एज़ सच एक बीमारी तो है, लेकिन वो डिमेंशिया की सिम्पटम भी है। ठीक है? और अगर बाकियों को देखा जाए, अगर अदर फॉर्म्स ऑफ डिमेंशिया हम देखें, तो उसके अंदर वास्कुलर डिमेंशिया है, डिमेंशिया विद लीवी बॉडीज़ है, यानी एब्नॉर्मल डिपॉज़िट्स होता है प्रोटीन का, वो भी नर्व सेल्स में, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, उसके अंदर एब्नॉर्मल डिपॉज़िट्स होगा प्रोटीन का, ठीक है? और फिर कुछ डिज़ीज़ होते हैं, ग्रुप्स, डिज़ीज़ के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें फ्रंटोटेम्पोरल आ जाएगा आपका। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया क्या होगा कि आपकी जो फ्रंटल लोब है ब्रेन की, उसके अंदर डिजेनरेशन होगी। आपकी जो फ्रंटल लोब है आपके ब्रेन की, उसके अंदर। फिर डिमेंशिया में आपको ये है कि डिमेंशिया आप में स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को हो गया है, तो वो फिर उसकी वजह से भी डेवलप होगा, या एचआईवी का इन्फेक्शन है, या उसके रिज़ल्ट होते हैं, या आप ज़्यादा अल्कोहल है, जो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है, वो अल्कोहल यूज़ हो रही है, या कोई भी फिज़िकल इंजरी रिपीट हो रही है, जो कि ब्रेन को डैमेज कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी मेंशन किया है, क्रोनिक ट्रॉमेटिक
पैथी है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है वो डेमेंशिया की फॉर्म्स क्रिएट करती है। अब कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि डेमेंशिया के दरमियान फ़र्क पैदा करती हैं। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमेंशिया हैं, ठीक है, जो कि मिक्स भी होती हैं, कोएग्जिस्ट होती हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म्स फिर वेरी करती हैं आपकी इंजरी के हिसाब से, उसकी बाउंड्रीज़ भी हैं, उसकी लिमिट्स भी हैं कि ये डेमेंशिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म ये फ्रंटोटेम्पोरल है, या ये अल्जाइमर में चला गया है, या ये वास्कुलर डेमेंशिया है, डेमेंशिया विद लीवी बॉडीज़ है। ये उसकी बाउंड्रीज़ पे, उसकी कोएग्जिस्टेंस पे जो है डिपेंड करता है। अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें या केयर की बात करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आप फिज़िकली एक्टिव हों। अगर आप डेमेंशिया के लिए या केयर करना चाहते हैं या उसकी ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो बिल्कुल भी जो है आप मेडिसिन पे ना लग जाएँ या आप फिज़िकली एक्टिव रहें। आप सोशल एक्टिविटीज़ में, इंटरेक्शंस में खुद को मशगूल करें। अपने दिमाग को जो है वो अपने डेली फंक्शंस के लिए मेंटेन रखें, उसके लिए आप उसे स्टिमुलेट करें। आप मेडिकेशन जो है वो आपको बिल्कुल हेल्प करती है। वो जो आपकी सिम्पटम्स होती हैं डेमेंशिया की, उसे कंट्रोल करने में मेडिकेशन हेल्प करती है आपकी। वो आप एडिशन कर लें, वो आपकी ट्रीटमेंट में आ जाएगा। उसके बाद कोलाइनिस्ट्रेज़ा इन्हिबिटर्स लाइक, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी अल्जाइमर डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की, वो डोनापाज़िल है जो हम ड्रग यूज़ करते हैं अल्जाइमर डिज़ीज़ के लिए, क्योंकि अल्जाइमर जो है एज़ सच सिम्पटम है डिमेंशिया की। अब जो एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं, ये एंटीजेनोस्टिड्स लाइक मेमाटाइन है, जो कि यूज़ होता है सीवियर अल्जाइमर डिजीज़ में या वास्कुलर डेमेंशिया। जो वास्कुलर डेमेंशिया या अल्जाइमर की डिजीज़ है, अब इसमें आप जो है वो रिसेप्टर यूज़ करते हैं जो कि है एंटीगोनिस्टिस, उसके अंदर मेमाटाइन नाम का जो ड्रग है वो यूज़ हो जाता है। और उसके बाद मेडिसिन्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल कैन प्रिवेंट एडिशनल डैमेज टू ब्रेन टू वास्कुलर डेमेंशिया। जो अब मेडिसिन हम यूज़ करते हैं अगर किसी को ब्लड प्रेशर है उसकी कंट्रोल के या कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो एक एडिशनल डैमेज हो जाता है, क्योंकि अगर वास्कुलर डेमेंशिया में आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, या कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल के लिए आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर वास्कुलर डेमेंशिया के दौरान आपके दिमाग को ज़्यादा डैमेज करेगा, हमारे ब्रेन को। ठीक है। आप फिर ये है कि उसके लिए आप सिलेक्टिव जो है एसएसआर है, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स जो हैं आप वो यूज़ करें। वो काफ़ी जो डिप्रेशन की सिम्पटम्स हैं उसे हेल्प करने रिलीफ़ करने में हेल्प करता है। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो डिमेंशिया के साथ अपना लाइफ़स्टाइल, अपना सोशल चेंजेस कर लेते हैं, उनके वो काम नहीं करते, उनके सोशल चेंजेस भी काम नहीं करते, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये उनका पहला प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। बट दीज शुड नॉट बी दी फर्स्ट ओपिनियन। बिल्कुल भी फर्स्ट ओपिनियन, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये ना हो। पहले आप फिजिकली एक्टिव रहें, अपने आप को सोशली इंटरेक्ट करें, मेडिकेशन पे आप बाद में जाएं। डिप्रेशन का हमारे आजकल, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आए हैं, काफ़ी आके कहते हैं कि सर किसी से आप हमें लिखवा दें, खुद लिखते हैं हमें जो है वो टैबलेट दे दें एनग्जाइटी के लिए, स्लीप के लिए, रात को नींद नहीं आती। इस तरह के हमारे पाकिस्तान में यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे है कि जी नींद नहीं आ रही, मैं टैबलेट्स ले लें, एनग्जाइटी है, डिप्रेशन है, टैबलेट्स ले लें, मेडिसिन ले लें। नहीं, पहले आप फिजिकल एक्टिव रहें, खुद को सोशली इंटरेक्ट करें। अपनी जो है बुक अगर रीडर हैं आप बुक्स रीड्स करें, अपने आप को अपनी फैमिली की एक्टिविटीज़ में करें, मशगूल करें। आपकी अगर कोई एक्टिविटी, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको स्पोर्ट्स में अगर रिलैक्स फील होता है, आपको लिखने में रिलैक्स फील होता है, आप उस तरफ खुद को मुतवज्जा करें, मेडिकेशन की तरफ बाद में आएँ। अब अगर हम सेल्फ केयर की बात करते हैं, तो सेल्फ केयर में फॉर दोज डायग्नोज्ड विद डेमेंशिया देयर आर थिंग्स दैट कैन हेल्प मैनेज सिम्पटम्स। अब कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो डायमेंशिया को डायग्नोज करती हैं सेल्फ केयर में, वो चीज़ें कौन सी हैं? जैसे कि मैं पहले बात करूँ, स्टे फिजिकल एक्टिव। आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है? खुद को हाजिर दिमाग रखें, फिजिकली एक्टिव रहें। ये ना हो कि सुस्ती पड़ी है, नींद नहीं पूरी, रात को अच्छा स्लीप टाइम आपका हो, जैसे कि कहते हैं कि 7 आवर्स
ऑलमोस्ट 7 आवर्स तो ह्यूमन स्लीप होनी चाहिए। आप अपनी नीड स्लीप टाइम ओके करें। उसके बाद ईट हेल्दीली, अच्छा खाना खाएं, सेहतमंद, ये नहीं ज़्यादा जंकी हो जाएं आप बर्गर्स, पिज़्ज़ा, शवारमाज, ईच इस तरह की चीज़ें खाएं। थोड़ा हेल्दी डाइट अपनी रखेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको आप अवॉइड भी रखेंगे। देन स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, बिल्कुल आप अपनी स्मोकिंग को और अल्कोहलिक होने को छोड़ दीजिए। गेट रेगुलर चेकअप्स विद योर डॉक्टर, ये एक चीज़ है कि हम लोग अगर एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं तो हम दोबारा तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं कि चलें जी मेडिसिन आ गई है खा ली है बस ठीक है। तो आप लोगों को, बल्कि हम सबको ये चाहिए कि अपना रेगुलर चेकअप एक कैजुअल बनाएं, हम रेगुलर डॉक्टर को चेकअप करवाएं कि ये रिकवरी है, ये ऐसे हमारे साथ ये कॉम्प्लिकेशंस रह गई हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ तक रिकवरी है। उसके बाद राइट डाउन एवरीडे टास्क्स एंड अपॉइंटमेंट्स टू हेल्प यू रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये जैसे कि हम अगर स्टूडेंट हैं, हम लोग जैसे हैं तो हम नोट पैड बनाते हैं अपने, इस तरह आप भी एक पेपर पेन अपना रात को अपने टास्क, अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है, जो भी आपने करना है डेली लाइफ में, या आपके एक दिन की जो रूटीन है आप वो लिख लें। इंपॉर्टेंट थिंग कि आज ये मैंने ये करना है, आज मैंने घर में ये हमारा फंक्शन है, आज मैंने इससे मिलना है, ये खाना बनाना है, ये आज मेरी डाइट है, मैंने इस घंटे में ये करना, काम करना, वॉट एवर यू वांट टू डू, आप वो नोट करें, आप वो करें, खुद को उसमें मशगूल रखें। देन कीप अप योर हॉबीज़ एंड डू थिंग्स दैट यू इन्जॉय, बिल्कुल अपनी हॉबीज़ को जारी रखें। जैसे मैंने कहा, अगर आप स्पोर्ट्स का शौक़ रखते हैं, लिखने का शौक़ रखते हैं, बुक रीडिंग, नावल रीडिंग्स, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिसमें आप खुद को बड़ा इंजॉयफुल समझते हैं कि मैं ये इंजॉय करता हूँ, आप वो करें। ट्राई न्यू वेज टू कीप योर माइंड एक्टिव, अपने नए नए तरीके इख्तियार करें कि आप ख़ुद को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। उसके अंदर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कोई न्यू बुक लिख रहे हैं, या कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट थेरापीज़ जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके से ख़ुद को कैसे इंगेज करना है डेली लाइफ में, नए नए तरीके आप यूज़ करके ख़ुद को, अपने माइंड को एक्टिव रख सकते हैं। देन स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इंगेज इन कम्युनिटी लाइफ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप खुद को इंगेज करें कम्युनिटी में, आपकी जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसके साथ अपनी लाइफ को इंगेज करें, उससे आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लान अहेड ऑफ टाइम, ओवर टाइम इट मे बी हार्डर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर योर सेल्फ एंड योर फाइनेंसिस, टाइम के बिल्कुल टाइम को मलहूज़े खातिर रखते हुए, वक्त की कमी को गनीमत जानते हैं, या वक्त का अंदाज़ा रखते हुए अपने प्लान्स करें, ठीक है, कि मैंने अब आगे ये करना है, ये करना है। ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है वो आपके लिए फिर जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, आपकी फाइनेंशियली या आपकी ज़ाती वजूहात के लिए, या आपकी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, फिर वो जो ओवर टाइम है वो मुश्किल बनता है आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। तो आपको चाहिए कि टाइम के अंदर अपना सारा प्लान करें, ओवर टाइम ना दें, ताकि आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो डिले ना हो, और आप आसानी से अपना फाइनेंशियली भी और अपना पर्सनली भी मैनेज कर सकें। जी, एट द लास्ट, आइडेंटिफाई पीपल यू ट्रस्ट टू सपोर्ट यू इन मेकिंग डिसीजंस एंड हेल्प यू कम्युनिकेट योर चॉइसेस। आजकल मैं अगर एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ एक्स्ट्रा, कुछ लोग हैं आजकल, हम कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को सीक्रेट कीपर्स बनाते हैं, उनके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। कुछ किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी की अम्मा होती हैं, किसी के बाबा होते हैं, किसी का छोटा भाई बहन, वॉट एवर, वो पर्सन जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भरोसा है, जो आपको डिसीजन करने में, कम्युनिटी में आपके कम्युनिकेट करने में आप क्या चॉइस रखते हो, या आप कम्युनिकेशन के लिए क्या चूज़ करते हो, वो बंदा आप चूज़ करो, ठीक है। अपनी चॉइस का वो बंदा लो जिस पे आपको ट्रस्ट है कि वो आपके फैसला करने में मदद करेगा, उस बंदे को पहचानो। क्योंकि हम दिन में हज़ारों लोगों से मिलते होंगे, लेकिन फिर भी हम उन हज़ारों का आके बात सिर्फ एक बंदे से करते हैं, जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है कि ये बंदा ट्रस्ट के एबल है, या मेरा इससे ये कनेक्शन है, या वॉट एवर, वो ट्रस्ट ही बंदा ढूंढना है आपने। देन क्रिएट एन एडवांस प्लान टू टेल पीपल व्हाट योर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस आर फॉर केयर एंड सपोर्ट, अपने प्लान क्रिएट करें लोगों को बताने के लिए कि आपकी क्या चॉइसेस हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं, या आप
केयर और सपोर्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए आप एक एडवांस प्लान तैयार करें, कोई एडवांस तरीका, कोई वीडियोस या कुछ भी। आजकल मॉडर्न एज चल रही है, तो किसी भी तरीके से आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, चॉइसेस हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देन ब्रिंग योर आईडी विद योर एड्रेस एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स व्हेन लिविंग द हाउस। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको डायमेंशिया है या इस तरह कोई भी भूलने की बीमारी है, अल्लाह ना करे, तो आप अपने साथ एक आईडी रखें अपनी, जिसके अंदर आपके घर का एड्रेस, इमरजेंसी नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी हों। जब आप घर से कहीं बाहर के लिए निकलें तो वो आईडी अपने साथ लेके निकलें, कि अगर या उस पर्सन को जिसे है उसकी पॉकेट में आप ये आईडी रखें, कि अगर इन केस वो बाहर कहीं गलती से अकेले चले जाते हैं या भूल जाते हैं बाहर जाके, तो फिर जो वो उन्हें मिले या जिन्हें वो मिले, वो इजीली उन्हें उस आईडी पे, उस एड्रेस पे इजीली पहुंचा दें। देन रीच आउट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर हेल्प। अपनी फैमिली फ्रेंड्स तक पहुंचें, मदद के लिए जाएं, अपने फ्रेंड्स को कहें, फैमिली को कहें। टॉक टू पीपल यू नो अबाउट हाउ दे कैन हेल्प यू। उन लोगों से बात करें, उन लोगों से बात करें जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वो ये मेरी हेल्प करेंगे, आप उन्हें जानते हैं कि वो किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं। देन जॉइन अ लोकल सपोर्ट ग्रुप। एक लोकल सपोर्ट ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, जो कि आम तौर पे ग्रुप्स होते हैं, जो कि मैं अगर गलत ना हूँ तो जो हमारे आजकल एनजीओस हैं या ट्रस्ट हैं, जो कि एक लोकल ग्रुप्स होते हैं जो कि मदद करते हैं आवाम की, तो उस तरह के आप लोकल सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और इसमें जो मेन मैं एक यहाँ पे मैं पॉइंट हाईलाइट दोबारा करूँगा, वो ये कि अगर किसी को डायमेंशिया है या इस तरह का कोई केस है, बोलने की ज़रा सी भी बीमारी है, तो मेक श्योर उनके पास वो आईडी हो, वो पेपर हो या वो आईडी हो जिसमें आपके घर का नंबर, घर का एड्रेस, इमरजेंसी नंबर, उनका नाम वगैरह मेंशन हो, ताकि इजीली उन्हें उनके घर तक, उनके प्यारों तक पहुंचाया जा सके। सो दिस इज़ द लेक्चर व्हाट वी हैव टुडे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए अज़म के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।